Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Nidhi and today I am going to tell you about the basic principle and the history of the MRI. So let's start. आज हम पढ़ेंगे एमआरआई के बारे में। एमआरआई एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का जो दूसरा नाम होता है उसे हम एनएमआर भी कहते हैं, मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब हम हिस्ट्री और बेसिक प्रिंसिपल देखने से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस होती है अराउंड द मैग्नेट जहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसके अराउंड जो भी स्पेस है वहाँ पे जो है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर अट्रैक्ट और रिपेल हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इसके वजह से। तो मैग्नेट के अराउंड जो भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिल रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और सीजीएस यूनिट होती है गॉस। अब 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस कहते हैं। मतलब 1 टेस्ला जो है इक्वल होता है 10⁴ गॉस। अब नोट देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ 0.6 गॉस। जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0.6 गॉस होती है। अब हिस्ट्री देख लेते हैं। डच फिजिसिस्ट C.G. Gertrude first proposed the NMR in 1936, which was furthered by the work of Bloch and Purcell. डच फिजिसिस्ट थे जो उन्होंने सबसे पहले बार NMR को प्रपोज किया था 1936 में, और इस पे जो फर्दर वर्क किया था फेलिक्स ब्लॉक्स और एडवर्ड पर्सल ने किया था। Felix Bloch and Edward Purcell described the MRI in 1946। और फेलिक्स ब्लॉक और एडवर्ड पर्सल ने इस पे वर्क किया और 1946 में एमआरआई को डिस्कवर किया। दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स इन 1952। इनको अपने काम के लिए नोबेल प्राइज मिला, इनको अवार्ड दिया गया 1952 में। ठीक है, अब आगे देख लेते। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसको हम 4 स्टेप्स में देखेंगे। 4 बेसिक स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन गेटिंग एन एमआर इमेजिंग। एमआर इमेजिंग को ऑब्टेन करने के लिए हमें 4 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट है प्लेस द मैग्नेट, प्लेस द पेशेंट इन द मैग्नेट। मतलब कि पेशेंट को हम जब मैग्नेटिक बोर में प्लेस करेंगे। सेकेंड, सेंडिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी RF पल्स बाय द कॉइल। हम क्या करेंगे, हमारे मैग्नेटिक बोर में RF कॉइल्स होते हैं, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स जो है वो क्या करेंगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंड करेंगे कॉइल से। रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द पेशेंट बाय द कॉइल, और जो इसके बाद सिग्नल आएगा पेशेंट से उसे वो रिसीव भी करती हैं। तो RF कॉइल जो होती है वो ट्रांसफ़र भी करती है और रिसीवर भी करती है। तो कुछ जो होती है ट्रांस रिसीवर भी होती है, कुछ रिसीवर भी होती है, और सिर्फ कोई ट्रांसमिट करने वाली भी होती है। तो यह मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी RF कॉइल्स में। फोर्थ है ट्रांसफॉर्मेटिंग ऑफ सिग्नल्स इनटू द इमेज बाय द कंप्लीट प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर। और सिग्नल को ट्रांसफ़र करेंगे इमेज में, उसको प्रोसेसिंग करेंगे कंप्यूटर में। सिग्नल को अब हमने कंप्यूटर में भेजा उनके पास, तो फिर वो इसके बाद प्रोसेसिंग करके इमेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लर्न करने का क्या तरीका है? एमआरआई हमें पता है। तो एमआरआई से मीन्स सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने एम लिख दिया, उसके सामने मीन्स प्लेसिंग द पेशेंट इन द मैग्नेट। हमें कैसे याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले पेशेंट को हमने मैग्नेटिक बोर में प्लेस किया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? आर मीन्स सेंड करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स बाय द कॉइल। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल है वो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को सेंड करेगी पेशेंट पे। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट के आगे भी आर लिख लेते हैं। अब क्या करेगा, जो पेशेंट से सिग्नल आ रहा है, मतलब जो भी सिग्नल आ रहा है उससे रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव कैसे करेगा? कॉइल करेगा। तो ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल का ही काम है। अब फोर्थ के आगे देख लेते हैं, हमने आई लिख दिया। ट्रांसफॉर्मेटिंग ऑफ सिग्नल इनटू द इमेजेस मीन्स इमेज का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है याद करने की, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं वाई प्रोटोन एंड हाइड्रोजन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर MRI। हम हाइड्रोजन और प्रोटॉन्स क्यों यूज़ करते हैं, ये बेस्ट चॉइस क्यों है MRI के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि MR इमेजिंग जो है वो पॉसिबल है सिर्फ प्रोटोन के वजह से। प्रेजेंट MR इमेजिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रोटोन इमेजिंग। जो अभी यूज़ हो रही है MR इमेजिंग वो किस पे बेस्ड है, प्रोटोन पे, प्रोटोन इमेजिंग पे। मीन्स हमें जो इमेजेस मिल रही है वो प्रोटोन की वजह से ही मिल रही है। प्रोटोन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ द एवरी एटम। अब हमें पता है प्रोटॉन्स क्या होता है, जो न्यूक्लियस है हमारी, जो ये हो गया एक एटम, एटम का जो सबसे छोटा पार्ट होता है बीच में उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और हर न्यूक्लियस के अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हाइड्रोजन आयंस की बात कर ले तो हाइड्रोजन आयंस हैज़ ओनली वन पार्टिकल और अ प्रोटॉन्स। अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करें तो उसमें जो है न्यूक्लियस में सिर्फ वन पार्टिकल होता है, या कह सकते हैं हम वन प्रोटॉन होता है। मोस्ट ऑफ द सिग्नल ऑन द क्लिनिकल MR इमेजिंग कम फ्रॉम द H2O मॉलिक्यूल्स। और जो हमारा MR इमेजिंग में है उस MR इमेजिंग में हमारा सिग्नल कहाँ से आता है, वाटर के मॉलिक्यूल से ही आता है। मींस वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम्स में जो है हमारा जो प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स जो है हमारी MR इमेजिंग में बनाने को हेल्प कर रहे हैं। तो और हमें ये भी पता होना चाहिए हमारी बॉडी में जो है 70% जो है वो वाटर है, तो उसके वजह से भी हमारी इमेजिंग आ रही है। तो ये जो था हिस्ट्री और बेसिक प्रिंसिपल के बारे में था। प्रोटॉन्स कैसे हेल्प करता है MR इमेजिंग में। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड हैव अ रोटेटरी मूवमेंट कॉल्ड स्पिन। जो प्रोटॉन्स है उसके ऊपर एक प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और उसकी एक प्रॉपर्टी होती है रोटेटिंग मूवमेंट, जिसको हम स्पिन भी कहते हैं। मीन्स वो रोटेट करता है। सेकेंड, नॉर्मली द प्रोटॉन्स इन ह्यूमन बॉडी मीन्स आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। जब प्रोटॉन्स ह्यूमन बॉडी में होता है मीन्स जब पेशेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में नहीं होता, तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। थर्ड, व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, दैट इज पेशेंट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक बोर, these randomly moving protons align, that is their magnetic movement align and spin in the direction of the external magnetic field। मतलब कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स अगर हमने पेशेंट को मैग्नेटिक बोर में प्लेस किया तो क्या होगा, जो रैंडमली मूविंग प्रोटॉन्स हैं अंदर हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट से वो उनके डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाएंगी। मीन्स हमारे बॉडी में ऐसे प्रोटॉन्स हैं जब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, बट अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो वो कुछ जो है ऐसे अरेंज हो जाएंगी और कुछ ऐसे हो जाएंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से है। अब देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, सम ऑफ देम अलाइन पैरेलल एंड अदर्स एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने जैसा अभी आपको दिखाया, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में नहीं थी तो ये रैंडम डायरेक्शन में थी, बट जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की तो जो है ये स्पिन करने लगी, कुछ पैरेलल और कुछ एंटी पैरेलली स्पिन करने लगी। तो उससे क्या हुआ, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन a protons align along external magnetic field, not it only rotated around itself but also its axis of rotations move forming a cone. This movement of axis of rotation of a proton is called a precession। अब क्या है कि जब एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई की तो ये रोटेटरी मोशन तो कर ही रही थी, जैसा कि प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टी होती है स्पिन मूवमेंट, वो तो कर ही रही है, बट ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और एक कोन का फॉर्म बना रही है, कोन का शेप बना रही है। और इस मूवमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम प्रोटॉन्स जो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और अपनी जगह भी रोटेट कर रहा है, उसको प्रिसीजन कहा। अब आप कैसे समझेंगे, जैसे कि ये प्रोटॉन्स है, ये अपने एक्सिस पे तो मतलब ये अपनी जगह पे रोटेट तो कर ही रहा था, बट इसने क्या किया, अपने एक्सिस पे भी रोटेट किया और एक कोन का फॉर्म बना रहा है ये। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि लट्टू होता है ना, जो लट्टू अपनी जगह पे तो रोटेट करता ही है बट अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है साथ ही साथ, और एक कोन का फॉर्म बना लेता है, तो उसको हमने कहा प्रिसीजन। ठीक है, जब प्रोटॉन्स अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेंगे तो उस मूवमेंट को हमने प्रिसीजन कहा। द नंबर ऑफ द प्रिसीजन ऑफ अ प्रोटॉन्स पर सेकेंड इज कॉल्ड अ प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी।
अब 1 सेकंड में कितनी बार प्रिसीजन हो रहा है, मीन्स कितना वो मूव कर रहा है एक्सिस पे अपने, तो उसको हमने कहा प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, जिसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्स। इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्स। अब आगे देख लेते हैं। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जब जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है, जो कि मतलब 1 सेकंड में कितनी बार प्रिसाइज कर रहा है वो, उसको हमने प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी कहा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जो है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी वो भी बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हुई तो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द लार्मर फ्रीक्वेंसी। जो एक रिलेशनशिप मीन्स प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हमने कहा लार्मर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और जिसकी एसआई यूनिट जो है वो है मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, लार्मर फ्रीक्वेंसी, इन सब की एसआई यूनिट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पे होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।